हेलो डॉक्टर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे थोरैक्स का रैपिड रिवीजन। और ऑफ कोर्स इसमें हम सारे हाई यील्ड टॉपिक्स रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर रिवाइज करेंगे जो नीट पीजी, आईएनएस सेट और एफएमजी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में और कई बार रिपीटेडली यहाँ से एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसोफेगस को ना 3 पार्ट पे डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सर्वाइकल पार्ट होता है, नाम से आप समझ सकते हो कि जो सर्वाइकल नेक वाला पार्ट होता है, और फिर होता है थोरासिक पार्ट, और फिर होता है अब्डोमिनल पार्ट। तो इसोफेगस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सर्वाइकल पार्ट, फिर थोरासिक पार्ट और फिर अब्डोमिनल पार्ट। अब यहाँ पर से जो एग्जाम में आपके सवाल आते हैं अबाउट द कंस्ट्रिक्शंस ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस में जो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, टोटली 4 कंस्ट्रिक्शन होते हैं सब, और इन कंस्ट्रिक्शंस का हमको डिस्टेंस मेजर करना होगा और वो हम हमेशा करते हैं कहाँ से? इंसिजर से। तो हमारा लैंडमार्क क्या होगा? इंसिजर्स। तो इंसिजर से हम ये सारे कंस्ट्रिक्शन मेजर करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो पहला कंस्ट्रिक्शन जो होता है वो इसोफेगस के ऑरिजिन पर होता है, स्टार्टिंग में ही होता है। और दूसरा वाला जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो आर्च ऑफ अयोटा के पास में होता है। और तीसरा वाला जहां पर लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करता है। और चौथा वाला जहां पर इसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करता है। ओके, तो जो पहला कंस्ट्रक्शन होगा जो ओरिजिन पर होगा, और ओरिजिन पर क्या होता है, इसोफेगस के सराउंडिंग में एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं क्रिकोफैरेंजियस मसल, और वो होता है 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इंसिजर्स। 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसिजर्स। दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर आर्च ऑफ अयोटा क्रॉस करता है, आयोटिक आर्च, और वो होता है 23 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसिजर्स। और फिर तीसरा वाला जो कंस्ट्रक्शन होगा जहां पर लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉस करता है और वो 28 सेंटीमीटर्स पर होता है इंसिजर्स से। और फाइनली जहां पर इसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करता है वो 40 सेंटीमीटर्स होता है फ्रॉम इंसिजर्स। तो इट्स लाइक 15, 23, 28 एंड देन 40 सेंटीमीटर्स। आपको ये 4 कंस्ट्रक्शन याद रखने होंगे और रिसेंटली भी ये एफएमजी एग्जाम में भी पूछा गया था। ओके, अब कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आर्टेरियल सप्लाई, द ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था पहला वाला जो पार्ट होगा सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट इज सप्लाइड बाय, कौन सा वाला आर्टरी सप्लाई करेगा? यहाँ पर इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करेगा। और कौन सी वाली वेन यहां से ड्रेन करती है? दैट इज इंफीरियर थायराइड वेन। सो इंफीरियर थायराइड आर्टरी इसोफेगस को सप्लाई करेगा और इंफीरियर थायराइड वेन यहां से ड्रेन करती है। और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, क्या आप रिकॉल कर सकते हो किसका ब्रांच होगा? सबक्लेवियन आर्टरी। फर्स्ट पार्ट विल गिव विट ब्रांचेस, and in WIT, V for vertebral, I for internal thoracic, and T for thyrocervical trunk. Thyrocervical trunk in turn will give you SIT branches, और उन SIT branches में S होता है suprascapular और फिर I होता है inferior thyroid artery। तो inferior thyroid artery इसोफेगस को भी सप्लाई करती है। ये यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये आपके आईएनएस सेट एग्जाम में एक बार ही पूछा गया था। ओके, थोरासिक पार्ट जो होता है, थोरासिक पार्ट इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल आर्टरी, और फिर ऑफ कोर्स डिसेंडिंग थोरासिक अयोटा तो होता है, एंड ड्रेन्ड बाय एजाइगस वेन। यहां से एजाइगस वेन ड्रेन करती है। ओके, अब जो अब्डोमिनल पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का सबसे लोअर वाला जो पार्ट होता है, आर्टरी जो सप्लाई करेगी वो होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जिसके इसोफेजियल ब्रांचेस होते हैं, जो हमने सीलियाक ट्रंक में भी पढ़ा था अब्डोमेन के रैपिड रिवीजन में, है ना। और फिर यहां से जो वेन ड्रेन करेगी वो होगी एजाइगस वेन और पोर्टल वेन एज वेल एज द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो इस तरीके से एक छोटी सी टॉपिक यहां पर हमने रिवाइज कर लिया क्विकली से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर, इंटरकॉस्टल स्पेस। अब इंटरकॉस्टल स्पेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप जस्ट 3 पॉइंट से यहां पर रिवाइज कर सकते हो। मान लो कि ये अपर रिब है और ऐसे मान लो कि ये लोअर रिब है। अपर रिब और लोअर रिब। अब हम एक्चुअली इसको ना एक सेक्शन में देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ सेक्शन। 2 रिब्स के दरमियान में, इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। अब इंटरकॉस्टल स्पेस में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इंटरकॉस्टल मसल होंगे। सबसे बाहर वाला जो मसल होता है वो होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और फिर होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और फिर होता है इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल, इंटरनल, इनरमोस्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनरमोस्ट। और न्यूरोवास्कुलर बंडल जो होता है, न्यूरोवास्कुलर बंडल एक इंटरनल और इनरमोस्ट के बीच में होते हैं। नर्व, आर्टरी और वेन इंटरनल और इनरमोस्ट के बीच में होते हैं। अब ये नर्व, आर्टरी और वेन में इनका नाम पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है, इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल वेन और इंटरकॉस्टल नर्व। लेकिन अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले होती है इंटरकॉस्टल वेन यहाँ पर, और फिर उसके नीचे होगी इंटरकॉस्टल आर्टरी,
और फिर होगी इंटरकॉस्टल नर्व। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? यस, वेन, आर्टरी एंड नर्व। वैन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे, ये वैन के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। पहले वेन होगी, फिर आर्टरी, फिर नर्व होगी। ओके, तो चलिए ये तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और दूसरा वाला होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, और तीसरा वाला होता है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। एंड याद रखिए, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल जो होता है वो एक्चुअली एक सिंगल मसल नहीं होता है। इट इज इन टर्न मेड अप ऑफ 3 मसल्स। ये 3 मसल्स का बना हुआ होता है। ओके, तो एक मसल होता है जो स्टर्नम के पीछे होता है, स्टर्नोकोस्टालिस मसल, और एक मसल जो होता है वर्टिब्रे के आगे होता है, दैट इज सबकोस्टालिस मसल। और ये दोनों मसल्स के दरमियान में होती है इंटरकोस्टालिस इंटीमाई मसल। और ये तीनों मसल्स को कुल मिलाकर इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है। क्लियर? अब मैंने आपको क्लियरली बताया है कि न्यूरोवास्कुलर बंडल कहाँ होता है, इंटरनल और इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल और इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, इन दोनों के दरमियान में, इंटरनल और इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल के दरमियान में न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है। अब न्यूरोवास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसे होता है? वो होता है अबव डाउनवर्ड्स, अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वो किस फॉर्म में होता है। पहले वेन होगी, फिर आर्टरी, और फिर नर्व। नाउ रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखिए, सारे इंटरकॉस्टल स्पेसेस में अरेंजमेंट वैन के फॉर्म में ही होता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, एक्सेप्ट द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। और फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में अब आप इसको ना रिवर्स कर दीजिए। सबसे पहले होगा ऊपर नर्व, और फिर होगा आर्टरी, और फिर होगा यहां पर वेन, अबव डाउनवर्ड्स। आर यू क्लियर विद दिस वन हियर? चलिए बढ़िया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट में हमने कंप्लीट टॉपिक यहां पर रिवाइज कर लिए है। अब इसका मैं आपको ना क्लिनिकल एप्लीकेशन बताता हूं। क्लिनिकल एप्लीकेशन यहां पर क्या होगा, आपको प्लूरल एफ्यूजन पता होगा। प्लूरल एफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में अबनॉर्मली फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। ओके, अब इसको अगर आपको फ्लूइड, इस फ्लूइड को निकालना है, अगर आप इसको रिमूव करना है, हम करते हैं प्लूरल टैपिंग, जिसको हम थोरैकोसेंटेसिस भी कहते हैं। और प्लूरल टैपिंग में क्या होगा, यू आर गोइंग टू इंसर्ट द नीडल इनटू द इंटरकॉस्टल स्पेस। अब यहां पर आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, आप नीडल कहां पर इंसर्ट करोगे? ऑप्शन नंबर 1 बिलो द अपर रिब, या फिर अबव द लोअर रिब। याद रखिए, बेहतर आंसर होता है अबव द लोअर रिब, नॉट बिलो द अपर रिब। वाई? बिकॉज अभी अभी हमने यहां पर देखा है डायग्राम में कि अगर आप यहां पर इंसर्ट करोगे नीडल, तो दे विल बी चांसेस ऑफ डैमेजिंग द न्यूरोवास्कुलर बंडल। न्यूरोवास्कुलर बंडल यहां पर डैमेज हो सकता है। तो इन प्लूरल टैपिंग नीडल विल बी इंसर्टेड अबव, जस्ट अबव द लोअर रिब्स। क्लियर? ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब आप नीडल इंसर्ट करोगे कौन से वाले स्ट्रक्चर्स यहां पर पियर्स होंगे? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पियर्स ड्यूरिंग प्लूरल टैपिंग। सबसे पहले सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि स्किन होता है, और फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, और फिर डीप फेशिया होता है। ये तो यार सबको पता है, एवरी मेडिकल स्टूडेंट नोस दिस वन। अब यहां से सीखिए ध्यान से। नाउ आफ्टर डिफेशिया, डिफेशिया के बाद में होगा सेरेटस एंटीरियर मसल। ये मसल हमने कहां पर पढ़ा था? अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में मैंने आपको बताया था बॉक्सर्स मसल, और बॉक्सर्स मसल कहां से बिगिन होती हैं? अपर 8 रिब से बिगिन होती है। और अपर 8 रिब से बिगिन होने के बाद ये बॉक्सर्स मसल जाएगी पीछे और इंसर्ट होगी स्कैपुला के ऊपर। क्लियर? तो अगर आप यहां पर प्लूरल टैपिंग करोगे, तो प्लूरल टैपिंग हमेशा हम कहां पर करते हैं? मिड एक्सिलरी लाइन में करते हैं। और यहां से अगर आप प्लूरल टैपिंग करोगे तो ऑब्वियसली सेरेटस एंटीरियर मसल भी पियर्स होगा। तो ये मसल याद रखना जरूरी है। इसके बाद बड़ा आसान है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगा ऑब्वियसली, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होगा, और फिर इनरमोस्ट होगा। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है यहां पर ना, इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल जो होता है, मैंने आपको क्लियरली बताया ये सिंगल मसल नहीं है, ये 3 मसल का बना हुआ होता है। एक होती है स्टर्नोकोस्टालिस, फिर सबकोस्टालिस, और फिर इंटरकोस्टालिस इंटीमाई। तो अगर आप नीडल यहां से इंसर्ट करोगे, ऑब्वियसली टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर, इंटरकोस्टालिस इंटीमाई मसल विल बी पियर्स्ड। तो इनरमोस्ट के जो 3 पार्ट होते हैं, आउट ऑफ दैट प्लूरल टैपिंग पर कौन सी वाली पियर्स होती है? इंटरकोस्टालिस इंटीमाई मसल पियर्स होती है।
और फिर ऑफ कोर्स फिर फेशिया होगा, एंडोथोरैसिक फेशिया, और फिर होगा पैराइटल प्लूरा। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द पैराइटल प्लूरा क्रॉस होने के बाद में आपकी नीडल रहेगी प्लूरल कैविटी में, जहां से आप फ्लूइड निकाल सकते हैं। ठीक है, सो प्लूरल एफ्यूजन इस तरीके से हम क्या करेंगे सर, प्लूरल एफ्यूजन में जो अबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट होती है उसको हम रिमूव करेंगे बाय प्लूरल टैपिंग। क्लियर? तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन, ये टॉपिक भी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरकॉस्टल आर्टरी और इंटरकॉस्टल वेन और इंटरकॉस्टल नर्व। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं सर। क्लियर? यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। अब सबसे पहले आप सबको पता होगा जो इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और एक होती है एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी बड़ी सिंपल है। इन टोटल कितने होते हैं, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज इन टोटल कितनी होती हैं, दे आर टोटली 11 पेयर्स। सर इसको हम कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान है। 12 रिब्स ऑन वन साइड, 12 रिब्स ऑन वन साइड। अगर 12 रिब होंगे तो इनके बीच में कितने स्पेसेस होंगे, ऑब्वियसली 11। तो इसीलिए याद रखिए पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कितनी होती हैं, 11 पेयर्स होते हैं दोनों तरफ। अब इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट यहां पर ये याद रखनी है कि आउट ऑफ दैट 11 पेयर्स, आउट ऑफ दैट 11 पेयर्स, वो 11 पेयर जो है ना, उसमें से आउट ऑफ दैट अपर टू जो होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वन, दैट इज गिवन बाय सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। एंड लोअर 9 विल बी द ब्रांच ऑफ आयोर्टा। लोअर 9 किसका ब्रांच होगा, आयोटा का ब्रांच होगा। तो इसीलिए याद रखिए 9 + 12 टोटली 11 हो चुके हैं सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी को याद रखना बड़ा आसान है। बस आपको एक पॉइंट याद रखनी है कि अपर 2 विल बी गिवन फ्रॉम सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, लोअर 9 कहां से आते हैं सर, अयोटा से। अब इंपॉर्टेंट यहां पर है एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, और यहीं से ज्यादा सवाल आते हैं, तो चलिए डिटेल में देखते हैं सर। अगर ये स्टर्नम होगा, स्टर्नम के जस्ट एडजेसेंट साइड में बिल्कुल पास में होगा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। फिर से दोबारा वही, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी किसका ब्रांच होगा, VIT, विट ब्रांचेस। तो सबक्लेवियन आर्टरी का पहला वाला जो पार्ट होता है ना, विट, तो वहां से आती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। V फॉर वर्टिब्रल, I फॉर इंटरनल थोरैसिक। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर, यह है सबक्लेवियन आर्टरी। और हमने हेड एंड नेक के रैपिड रिवीजन में पढ़ा था कि सबक्लेवियन आर्टरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है बाय स्केलेनस एंटीरियर मसल। और इसमें से होता है फर्स्ट पार्ट विल इन टर्न गिव VIT, वर्टिब्रल, एंड देन इंटरनल थोरैसिक, एंड देन थायरो सर्वाइकल ट्रंक। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अब हमारी टॉपिक यहाँ पर है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। Internal thoracic artery will first give upper 6 anterior intercostal arteries. Internal thoracic artery जो होती है sternum के पास में, it is giving first, second, third, fourth, fifth, sixth, upper 6 anterior intercostal artery. इसके बाद क्या होगा, ये internal thoracic artery end हो जाएगी। किस स्पेस में एंड होती है वो भी आपको याद रखना होगा। तो it ends in 6th intercostal space. Internal thoracic artery कहां पर एंड होती है, 6th intercostal space में एंड होती है। और यहां पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होता है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और दूसरा वाला होता है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। और ये दोनों इसके ना टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं सर। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी विल कंटिन्यू डाउन, ये कंटिन्यू होगी इनटू और एज अ कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसका कंटेंट होगा, कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ कहां पर होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है। और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एक्चुअली 7th और 8th और 9th एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज देता है। क्लियर है? सो कुल मिलाकर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कितनी होती हैं, 9 पेयर्स ही होती है सर। कितनी होती है, 9। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कितनी होती है, 11 पेयर्स। बट एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कितनी होती है, 9 पेयर। इसको याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि 11th और 12th वाली रिब जो होती है वो फ्लोटिंग रिब होती है, और फ्लोटिंग रिब तो आगे तक नहीं आएगी। तो कितने रिब्स यहां पर तक आते हैं, ओनली 10। अगर 10 रिब्स होंगे तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में कितने स्पेसेस होंगे, 9। तो इसीलिए याद रखिए एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज कुल मिलाकर कितनी होती हैं, 9 पेयर्स होती है। क्लियर? एंड उन 9 पेयर्स में से याद रखिए अपर 6 विल बी गिवन बाय इंटरनल थोरैसिक आर्टरी and 7th, 8th and 9th will be coming from musculophrenic artery. Crystal clear concept, ठीक है ना? अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के सारे ब्रांचेस एक बारी ना हम देखते हैं इन डिटेल। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंटरनल थोरैसिक आर्टरी विल गिव फर्स्ट 6 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। डन। नंबर 2 मीडियास्टिनल ब्रांच होता है, और मीडियास्टिनल ब्रांच इज द मेन ब्रांच ऑफ द प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ थाइमस। प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ थाइमस।
एंड देन परफोरेटिंग आर्टरीज होते हैं, और ये आर्टरीज किसको सप्लाई करेंगे? मैमरी ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। तभी तो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी को इंटरनल मैमरी आर्टरी भी कहा जाता है। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी को इंटरनल मैमरी आर्टरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैमरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। क्लियर? और फिर पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी, और फ्रेनिक का मतलब होता है डायफ्राम। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। और ये तो मैंने आपको अभी अभी बता रखा है कि फाइनली इंटरनल थोरैसिक आर्टरी 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में एंड हो जाती है, और वहां पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, और दूसरी वाली होती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से हमने इन डिटेल इंटरकॉस्टल आर्टरी हमने डिटेल में रिवाइज कर लिया है सर। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज और फिर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी डिटेल में हमने इसको ना रिवाइज कर लिया है। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ेंगे इंटरकॉस्टल वेन, और इंटरकॉस्टल वेन्स के साथ में हम रिवाइज करेंगे एज़ाइगस सिस्टम। और यहाँ से कई बार आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं सर, एज़ाइगस वेन, हेमिएज़ाइगस वेन, ऑल दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट यहां पर बता दूं कि अगर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होगी तो एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन भी होगी, अगर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होगी तो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन भी होगी। लेकिन इन दोनों में से हमको एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन नहीं पढ़ना है। वी डोंट हैव टू लर्न दिस वन, क्योंकि जैसे आर्टरीज होती हैं वैसे ही वेन भी होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि आर्टरी ब्रांचेस देती जाएगी, और वेन के लिए हमको पढ़ना होगा ट्रिब्यूटरीज, वो कहां पर ड्रेन करेगी। फाइन, तो बिल्कुल सेम है, तो वहां से सवाल नहीं आते हैं। तो एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पढ़ना होगा पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन। और फिर हम यहां पर देखेंगे कि राइट साइड वाली वेन कहां पर ड्रेन होती है और लेफ्ट साइड वाली वेन कहां पर ड्रेन होती है। तो ये जो डायग्राम आपको यहां पर दिया गया है, इस डायग्राम में इट्स ओनली द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है। ठीक है ना? तो ये वाला जो डायग्राम आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि इस डायग्राम को हम आसानी से कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए राइट साइड में, बेसिक्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे कि जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा कैसे फॉर्म होता है सर? राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ओके, और ये वाली होती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दोनों मिलकर सुपीरियर वेना कावा फॉर्म करते हैं। ओके, अब ऑन द राइट साइड पर क्या होगा? जो फर्स्ट वाली वेन होगी, पहली वेन, the first posterior intercostal vein on right side, the first posterior intercostal vein कहां पर ड्रेन होगी? into right brachiocephalic vein, ये right brachiocephalic vein में ड्रेन होगी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेन जो होती हैं, ये तीनों वेन्स मिलकर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेन मिलकर फॉर्म करते हैं राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। और ये वेन कहां पर ड्रेन होगी? आप डायग्राम में क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि वो ड्रेन होती है एज़ाइगस वेन में, एज़ाइगस वेन। ठीक है ना? अब यार एज़ाइगस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? देखो, हमको ना सुपीरियर वेन कावा क्लियरली समझ में आता है नाम से ही कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करेगा, इंफीरियर वेन कावा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगी। फाइन, एज़ाइगस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, एज़ाइगस का मतलब होता है अनपेड, सिंगल। और अगर ये सिंगल है तो कहां होती है? राइट साइड में होती है। तो एज़ाइगस वेन सिंगल वेन होती है, और कहां होती है? राइट साइड में होती है सर। क्लियर? अब एज़ाइगस वेन में ड्रेन होती है आपकी राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, और आपको बस ये 4 नंबर्स याद करने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि आफ्टर दिस फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ऑल ऑफ दैट वेन्स, वो सारी वेन्स आप क्लियरली देख सकते हो, वो सारी एज़ाइगस वेन में ही ड्रेन होती है। तो राइट साइड बड़ा आसान हो गया। क्लियर? तो राइट साइड में एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट वाली जो वेन होगी राइट ब्रेकियोसेफेलिक में ड्रेन होगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मिलकर फॉर्म करते हैं राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, और वो ड्रेन होगी एज़ाइगस में। रिमेनिंग ऑल, बाकी सारी वेन्स एज़ाइगस वेन में ड्रेन होगी। क्लियर? अब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं सर। लेफ्ट साइड में फर्स्ट वेन जो है ना, फिर से दोबारा वही सेम, इट इज गोइंग टू ड्रेन इनटू लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। तो फर्स्ट वाली वेन कहां पर ड्रेन होती है? लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में ड्रेन होती है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेन, ये तीनों वेन्स कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके INI सेट एग्जाम में भी पूछा गया था। क्यों? हमने अभी अभी देखा था कि राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन कहां पर ड्रेन करती है? तो राइट वाली वेन ड्रेन करती है एज़ाइगस वेन में,
लेकिन मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एजाइगस का मतलब होता है अनपेयर्ड, तो लेफ्ट साइड में तो एजाइगस नहीं है, तो लेफ्ट वाली वेन कहाँ पर ड्रेन करती है फिर? तो याद रखिए, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन विल ड्रेन इनटू लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन कहाँ पर ड्रेन करेगी? लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में ही ड्रेन करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अब इसके बाद क्या होगा? 5th 6th 7th एंड 8th ये वाली वेन्स ड्रेन होती हैं एक्सेसरी हेमियोजाइगस में, और आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड ड्रेनिंग इनटू, ये कहां पर ड्रेन करेगी? एजाइगस वेन में। और फिर 9 10 11 ये बाकी ड्रेन होगी हेमियोजाइगस वेन में, और हेमियोजाइगस वेन भी वही कहानी, लेफ्ट से राइट में आएगी और वो ड्रेन होगी एजाइगस में। ओके, तो हेमियोजाइगस और फिर एक्सेसरी हेमियोजाइगस दोनों भी कहां पर ड्रेन होते हैं? एजाइगस वेन में ही ड्रेन होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से सच अ डिफिकल्ट डायग्राम सर, इट्स लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेट, बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो बड़ा आसान हो गया सर, ऐसे आप इस डायग्राम को डील करोगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ना एक बारी सवाल ये पूछा गया था कि हेमियोजाइगस वेन कहां पर ड्रेन करती है? एजाइगस वेन में। एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन कहां ड्रेन करती है? ये भी एजाइगस में ड्रेन करती है। राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन कहां ड्रेन करती है? और ये भी एजाइगस में, एक्सेप्ट फॉर विच वन? एक्सेप्ट फॉर द लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेन्स विल ड्रेन इनटू एजाइगस एक्सेप्ट द लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स। और वो कहां पर ड्रेन करती है? एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, और वो ड्रेन करेगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। क्लियर? और इस तरीके से अगर आपको अपनी प्लानिंग याद है, हमने यहां पर इंटरकॉस्टल आर्टरी भी कंप्लीट कर लिया है और इंटरकॉस्टल वेन भी कंप्लीट कर लिया है सर। क्लियर? इंटरकॉस्टल नर्व्स में ज्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है, जितनी भी सारी इंटरकॉस्टल नर्व्स होती है उनमें से आपको बस एक पॉइंट याद रखनी है कि वो है टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स कौन से वाली होती हैं। टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं T3, T4, T5 एंड T6। तो T3, T4, T5 एंड T6 ये टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं। और टिपिकल का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ इंटरकॉस्टल स्पेस को ही सप्लाई करती है, विच सप्लाइज ओनली एंड ओनली टू इंटरकॉस्टल स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट तो और भी इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ द लंग। पहले आप ना इसको समझने की कोशिश करिए कि रूट ऑफ द लंग एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो अब यहां पर मुझे ध्यान से देखिए, राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, और इनके दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है मीडियास्टिनम। इसीलिए लंग्स का ये वाला जो सरफेस होता है वो होता है मीडियास्टिनल सरफेस, और ये वाला होता है मीडियास्टिनल सरफेस। तो आप लोग ना ऐसे मान लो कि मेरे हाथ जो है ना, ये मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग है और ये मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग है। क्लियर? तो अगर ये मीडियास्टिनल सरफेस होगा तो यहाँ पर ओपनिंग होगा जहां से सारे स्ट्रक्चर्स एंटर होंगे और फिर बाहर भी आएंगे, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं हाइलम। तो यहाँ पर होता है हाइलम और यहाँ पर भी होता है हाइलम। अब ये जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एंटर होती है और बाहर आती है, अंदर बाहर होती है, लाइक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकस एंड ऑल, वो सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूट ऑफ द लंग। क्या कहते हैं? रूट ऑफ द लंग। तो देयर इज अ रूट ऑफ द राइट लंग हियर, रूट ऑफ द लेफ्ट लंग, दोनों रूट्स होते हैं। अब एग्जामिनर चाहता है कि आप यहां पर उन स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट सीखें। तो जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर, उन स्ट्रक्चर्स का आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए, वो भी यस अबव डाउनवर्ड्स भी और फिर एंटीरो पोस्टीरियर भी, मतलब ऊपर से नीचे और फिर आगे से पीछे भी। ठीक है? अब यहां दिक्कत यह है कि अगर ये दोनों रूट होंगे यहां पर, और अगर मान लो कि आप मुझे आगे से देख रहे हो, तो क्या आप इस रूट के अंदर देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को ऐसे टर्न करेंगे, हम ऐसे टर्न करेंगे, तो ये रहेगा आपका लेफ्ट रूट, रूट ऑफ द लेफ्ट लंग, एंटीरो पोस्टीरियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ द राइट लंग, एंटीरो पोस्टीरियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर आपको ओरिएंटेशन बड़ा क्लियर है तो चलिए सर हम लोग मिलकर ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं, इवन इन रैपिड रिवीजन सेशन हियर, इवन दो ये रैपिड रिवीजन सेशन है, फिर भी हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे ना मेरे साथ में, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसानी से याद रहेगा। अगर आप ऐसे ही रट्टा मारोगे किताब सामने रखकर तो याद नहीं होगा। तो बेटर आप मेरे साथ में एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो मान लो कि दिस हियर विल बी द रूट ऑफ द राइट लंग हियर, और मान लो कि ये वाला जो है ना रूट ऑफ द लेफ्ट लंग है सर। तो ये राइट वाला होगा और ये लेफ्ट वाला होगा। क्लियर? एक बारी हम ओरिएंटेशन दोबारा लिख देते हैं, ये वाला होगा एंटीरियर साइड और ये वाला पोस्टीरियर साइड, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको टर्न कर दिया है, और ये वाला होगा एंटीरियर यहाँ पर और ये वाला पोस्टीरियर, इसको हमने
दूसरी ओर टर्न कर दिया है ऐसे, ठीक है। अब चलिए हम लोग ना पहले स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट रूट ऑफ द लेफ्ट लंग में होगा सबसे पहले यस पल्मोनरी आर्टरी, सबसे ऊपर होता है पल्मोनरी आर्टरी, और आर्टरी के नीचे होता है ब्रोंकस, ब्रोंकस होता है, और ब्रोंकस सबसे पीछे से एंटर होता है सर। इन द रूट ऑफ द लंग ब्रोंकस सबसे पीछे से एंटर होता है, क्लियर। और फिर होती हैं पल्मोनरी वेन्स, ओके। अब आ जाइए राइट लंग, रूट ऑफ द राइट लंग, अगेन फिर से वही यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी होगी, लेकिन आपको यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो डिवाइड होता है लंग्स में जस्ट एंटर होने से पहले, डिवाइड होता है लेकिन लंग्स में एंटर होने के बाद नहीं। तो राइट साइड में जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो डिवाइड होता है लंग्स में जस्ट एंटर होने से पहले ही वो डिवाइड हो जाता है। और एक होता है आर्टरी के ऊपर, इसीलिए हम उसको कहते हैं एप आर्टीरियल ब्रोंकस, और एक होता है आर्टरी के नीचे, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस। एक आर्टरी के ऊपर होता है एप आर्टीरियल ब्रोंकस, और एक आर्टरी के नीचे होता है और इसको हम कहते हैं हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस। और फिर सबसे नीचे होगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं सर, क्लियर। अगर आपने एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, बड़े आराम से आप खुद मुझे बता सकते हो कि अरेंजमेंट कैसे होगा, ओके। तो चलिए हम लोग मिलकर लिखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट लंग में, इन लेफ्ट लंग व्हाट डू यू हैव अबव डाउनवर्ड्स, तो रूट ऑफ द लेफ्ट लंग में अबव डाउनवर्ड्स मतलब ऊपर से नीचे कैसे अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले होगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे होगा ब्रोंकस, और फिर होता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, आर्टरी होती है, फिर ब्रोंकस होता है, फिर वेन होती है। और स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, आवर रेस्पेक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, आर्टरी ब्रोंकस एंड वेन, ओके। अब आ जाइए राइट साइड में, इन द रूट ऑफ द राइट लंग, रूट ऑफ द राइट लंग अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे। सबसे पहले ऊपर होगा एप आर्टीरियल ब्रोंकस, इसका नाम देखिए कितना मीनिंगफुल है। एप का मतलब होता है एपी, एपी ऊपर, किसके ऊपर है, आर्टरी के ऊपर, एप आर्टीरियल ब्रोंकस। और फिर होगा पल्मोनरी आर्टरी, और फिर होगा हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस, हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस होगा, और फिर होगा यहां पर पल्मोनरी वेन। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होते हैं अबव डाउनवर्ड्स, क्लियर। तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि रूट ऑफ द राइट लंग और रूट ऑफ द लेफ्ट लंग दोनों में अरेंजमेंट अलग अलग है सर। तो इसीलिए यहां पर कंफ्यूजन होता है, और यही तो आपका एग्जामिनर एडवांटेज लेता है कि यहां से आपको अरेंजमेंट पूछता है यहां से, क्लियर। तो प्लीज याद रखिए अरेंजमेंट कैसे होगा, ओके। अब हम देखेंगे एंटीरो पोस्टीरियर। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट लंग में, लेफ्ट लंग में सबसे पहले आगे क्या होगा, सबसे आगे क्या होगा, पल्मोनरी वेन, और ये वेन्स के पीछे क्या होता है, आर्टरी, और आर्टरी के पीछे क्या होता है, ब्रोंकस। इन राइट लंग, राइट लंग में क्या होगा, सबसे आगे वेन, और फिर आर्टरी, और फिर क्या होगा, ब्रोंकस। थैंक गॉड कि एंटीरो पोस्टीरियरली बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो एंटीरो पोस्टीरियरली आगे से पीछे अरेंजमेंट दोनों लंग्स में भी सेम है। तो फर्स्ट क्या होगा, वेन होगा, और फिर होगा आर्टरी, और फिर होगा ब्रोंकस, ओके। और अगर आपको यहां पर ऐड करना है, इसके पीछे होगा ब्रोंकियल वेसल्स, ब्रोंकियल वेसल्स होते हैं, ठीक है ना। सो वेन, आर्टरी, ब्रोंकस, एंड देन यू विल बी हैविंग द ब्रोंकियल वेसल्स, क्लियर है। अब यहां पर हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया और कॉन्सेप्चुअली उसको यहां पर सीख लिया, ओके। अब लॉन्ग टर्म में हमको आराम से याद रहेगा। एग्जाम में क्विकली आंसर करने का तरीका क्या होता है सर, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ऊपर से नीचे होता है अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो याद रहेगा आपको, ए बी वी, ऊपर से नीचे अटल बिहारी वाजपेयी होगा, बस इसी को रिवर्स कर दीजिए, एंटीरो पोस्टीरियरली वेन, आर्टरी एंड ब्रोंकस, एंटीरो पोस्टीरियरली, ठीक है। तो अबव डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे होगा आर्टरी, ब्रोंकस एंड वेन, और फिर एंटीरो पोस्टीरियरली होगा वेन, आर्टरी एंड द ब्रोंकस, क्लियर। तो इस तरीके से टॉपिक क्रिस्टल क्लियरली हमने इसको रिवाइज कर लिया है सर, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में इन दोनों डायग्राम में से पहले याद रखिए कि ये वाला पिक्चर दिया जाएगा आपको जहां पर स्ट्रक्चर्स नहीं है, इज इट ओके। वो वाला डायग्राम जहां पर स्ट्रक्चर्स है वो नहीं दिया जाएगा, ये तो मैंने यहां पर इंक्लूड किया है ताकि आप इसको रेफर कर सको इजीली,
ठीक है। तो मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग और मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर इंप्रेशन फॉर्म करता है। ओके, तो ये इंप्रेशन किस स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा, मैं आपको ना एक पॉइंट यहाँ पर ये बताता हूँ कि ईसोफेगस क्या होता है, सबसे बीच में पास होता है, राइट और लेफ्ट लंग के बीच में पास होता है, इसीलिए ईसोफेगस का जो इंप्रेशन होगा वो राइट लंग पर भी होगा और लेफ्ट लंग पर भी होगा। क्लियर? तो एक इंप्रेशन यहां पर जो आपको नजर आ रहा है ये ईसोफेजियल इंप्रेशन होता है, क्योंकि ईसोफेगस आपको दोनों भी लंग्स पर इसका इंप्रेशन नजर आएगा, ईसोफेगस होगा। क्लियर? और अब यहां पर होगा आपका हार्ट, ऑब्वियसली, ठीक है, ये वाला होगा इंप्रेशन हार्ट के लिए। और मैंने आपको अभी अभी बताया था, फ्यू मिनट्स बैक मैंने आपको बताया था एजाइगस वेन। एजाइगस वेन, एजाइगस का मतलब होता है अनपेड, और ये राइट में होती है कि लेफ्ट में होती है, राइट में होती है, इसीलिए यहां पर होगा एजाइगस वेन वाला इंप्रेशन। और ये एजाइगस वेन ऊपर जाती है और ये टर्न होती है, और यहां पर होगा इंप्रेशन आर्च ऑफ एजाइगस वेन का, आर्च ऑफ एजाइगस वेन। और ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि रूट ऑफ द राइट लंग, ये है ना रूट ऑफ द राइट लंग, ये तो रूट होगा, तो रूट ऑफ द राइट लंग के बिल्कुल ऊपर किसका इंप्रेशन होता है, आर्च ऑफ एजाइगस वेन होगा। ऑब्वियसली राइट साइड में तो एजाइगस वेन है। क्लियर? और ये एजाइगस वेन कहां पर ड्रेन होती है, सुपीरियर वेना कावा, अभी अभी हमने पढ़ा था। ओके, तो ऑफ कोर्स तो यहां पर किसका इंप्रेशन होना चाहिए, सुपीरियर वेना कावा का इंप्रेशन होना चाहिए। और मैंने आपको क्लियरली बताया था सुपीरियर वेना कावा किससे फॉर्म होता है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन से फॉर्म होता है, तो यहां पर होगा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन वाला इंप्रेशन। एंड फाइनली सुपीरियर वेना कावा कहां पर ड्रेन होगी सर, ये होगी हार्ट में ड्रेन होती है। तो ये इतना आसान होता है समझना। क्लियर? अब कंफ्यूजन कहां पर होता है, इस डायग्राम में दो नर्व्स दी जाती है। ओके, एक होती है आपकी फ्रेनिक नर्व और दूसरी वाली होती है आपकी वेगस नर्व। सर इन नर्व्स को हम कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिए जो नर्व हाइलम के आगे होगी, एक नर्व आपके हाइलम के आगे होगी यहां पर, और दूसरी वाली नर्व इसके पीछे होगी। जो नर्व हाइलम के आगे होती है ये वाली नर्व होगी फ्रेनिक नर्व। ओके, और जो नर्व हाइलम के पीछे होगी और ये वाली होगी वेगस नर्व, 10th नर्व। क्लियर? और इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, क्योंकि आप एक पॉइंट यहां पर याद रखिए, राइट फ्रेनिक नर्व और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो होते हैं वो बिल्कुल हार्ट के पास से पास होते हैं सर। तो अगर मान लो कि अगर ये आपका हार्ट है तो राइट फ्रेनिक नर्व और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व बिल्कुल इसके एडजेसेंट टू द हार्ट, उसके पास से ही पास होते हैं। तो यहां तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये हार्ट वाला इंप्रेशन होता है सर। अगर ये वाला इंप्रेशन आपका हार्ट वाला होता है तो वहां से ऑब्वियसली कौन सी नर्व होगी, फ्रेनिक नर्व होगी उसके पास में। तो ऐसे याद रख लीजिए, जो हाइलम के आगे वाली नर्व होगी वो फ्रेनिक नर्व होगी और जो पीछे होगी वो वेगस नर्व होगी। क्लियर? सिमिलरली अब हम देखेंगे मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग। ये तो और भी आसान होता है सर। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको कहा था राइट लंग हो या लेफ्ट लंग हो, यहां पर इंप्रेशन ईसोफेगस का तो होता ही है, क्योंकि ईसोफेगस सेंटर से पास होता है। और फिर ये वाला जो इंप्रेशन है ऑफ कोर्स हार्ट, और आर्च ऑफ आयोटा, आयोटा जो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं वो टुवर्ड्स द लेफ्ट, यू नो इट्स टेकिंग अ टर्न, तो ये वाला इंप्रेशन होगा असेंडिंग आयोटा वाला, और फिर ये असेंडिंग आयोटा यहां पर ये टर्न होगा, दिस इज आर्च ऑफ आयोटा, ये आर्च ऑफ आयोटा वाला इंप्रेशन होगा, और फिर ये डिसेंड होता है, ये नीचे जाएगा, और फिर यहां से होगा डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, फाइन, या फिर थोरैसिक आयोटा भी हम कहते हैं, फाइन। तो इस तरीके से याद रखिए, अबव द रूट ऑफ द राइट लंग आर्च ऑफ एजाइगस होता है, अबव द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग, ये रूट ऑफ लेफ्ट लंग है, और इसके ऊपर कौन सा वाला होता है, आर्च ऑफ आयोटा होता है। क्लियर? आर्च ऑफ आयोटा के 3 ब्रांचेस होती हैं, राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होगी, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। तो यहां पर आपको ये जो इंप्रेशन नजर आ रहा है ये वाला लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी वाला होता है, दैट इज इंप्रेशन फॉर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एंड अगेन द सेम थिंग, फिर से दोबारा वही, अगर मान लो एक नर्व यहां पर होती है जो हाइलम के आगे होगी और एक नर्व यहां पर इसके पीछे होगी, जो आगे वाली नर्व है वो हार्ट के पास से पास हो रही है तो ऑब्वियसली ये फ्रेनिक नर्व होगी, जो पीछे वाली नर्व होती है वो वेगस नर्व होती है, दैट इज आवर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। क्लियर? तो इस तरीके से मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग और लेफ्ट लंग यहां पर आसान हो गया, ऐसे इट्स इजी नाउ। क्लियर?
नाउ लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ओके, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को बड़े प्यार से बीपीएस कहा जाता है। ओके, अब यार ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता क्या है? अ सेगमेंट विच इज एरेटेड बाय टर्शियरी ब्रोंकस, और इसको हम कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकस। ट्रेकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस में। प्राइमरी ब्रोंकस सप्लाई करता है कंप्लीट लंग को, और फिर प्राइमरी डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी सप्लाई करता है लोब को, और फिर वो डिवाइड होता है टर्शियरी में। टर्शियरी सप्लाई करता है सेगमेंट को। तो आप ऐसे याद रख लो, प्राइमरी इज द मेन वन, द प्रिंसिपल वन, द चीफ वन, और प्राइमरी सप्लाई करेगा लंग को, कंप्लीट लंग को सप्लाई करेगा, और सेकेंडरी सप्लाई करेगा लोब को, और फिर टर्शियरी सप्लाई करेगा सेगमेंट को। ठीक है ना? तो टर्शियरी ब्रोंकस विल बी सप्लाइंग टू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब ये कुल मिलाकर कितने होते हैं? In total, how many bronchopulmonary segments do we have? There will be totally 10 bronchopulmonary segments in each lung. ठीक है? अगर 10 होंगे तो ऑब्वियसली अब हमको पढ़ना होगा कि इनके नाम क्या होते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि इसके नाम हम आसानी से कैसे पढ़ते हैं। तो मान लो कि ये वाला आपका राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग होगा। लेफ्ट लंग में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर नॉच होता है, और इस नॉच को हम कार्डियक नॉच कहते हैं, और इसके ऊपर जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहते हैं लिंग्यूला। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब होता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब होते हैं। यहाँ तक तो हमको अच्छे से पता है। अब हमको सीखने होंगे कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के नाम क्या होते हैं। ओके, तो राइट लंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपर लोब। अपर लोब में ना 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 3। और इनको याद रखने का तरीका होता है कि एपिकल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और फिर एंटीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और फिर होता है पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। एक होता है एपिकल, फिर होता है एंटीरियर, और फिर होता है पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब लोअर लोब, लोअर लोब में होते हैं टोटली कुल मिलाकर 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। एक होता है सुपीरियर, और फिर होते हैं 4 बेसल सेगमेंट्स। और इन 4 बेसल सेगमेंट्स का नाम क्या होगा? एक होता है एंटीरियर बेसल सेगमेंट, और फिर होता है पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट, जो आपको इस डायग्राम में नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पीछे होगा। और फिर होता है मीडियल बेसल सेगमेंट, मीडियल बेसल, और फिर होता है लेटरल बेसल, लेटरल बेसल। तो इनको याद रखना बड़ा आसान है, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, मीडियल बेसल और लेटरल बेसल। एंड नाउ द गुड न्यूज हियर, अब तक अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप काउंट करोगे, तो अपर लोब में 3 सेगमेंट होते हैं और लोअर लोब में 5 सेगमेंट होते हैं। कुल मिलाकर 8 हो चुके हैं। और यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि ये बिल्कुल सेम होते हैं लेफ्ट लंग में। तो थैंक गॉड, हमको सारे अलग अलग नाम नहीं पढ़ने हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी होता है एपिकल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और फिर होता है एंटीरियर, और फिर होता है पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और लोअर लोब में होगा एक सुपीरियर होता है, और फिर 4 बेसल सेगमेंट्स होते हैं। और इनके नाम तो हमको ऑलरेडी पता है, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, मीडियल बेसल और लेटरल बेसल। क्लियर? अब हम देखेंगे मिडिल लोब में। मिडिल लोब में एक होता है मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और दूसरा वाला होता है लेटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। एक होता है मीडियल और दूसरा वाला होता है लेटरल। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट लंग में मिडिल लोब तो नहीं है, है ना? और मैंने आपको कहा था ये जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, टंग की तरह, इसको हम कहते हैं लिंग्यूला। तो एक होता है सुपीरियर लिंग्यूलार, सुपीरियर लिंग्यूलार, और दूसरा वाला होता है इंफीरियर लिंग्यूलार। ठीक है ना? तो एक होता है सुपीरियर लिंग्यूलार और दूसरा होता है इंफीरियर लिंग्यूलार। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मिडिल लोब में नहीं है। लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं होता है। सुपीरियर लिंगुलार, इंफीरियर लिंगुलार भी अपर लोब के ही पार्ट होते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? अभी अभी मैंने आपको बताया कि राइट लंग और लेफ्ट लंग में अगर आप कंपेयर करोगे तो कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होंगे? 10। सो देयरफॉर इट कैन बी लाइक 10:10। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल में ज्यादातर क्या होता है, लेफ्ट लंग में ओनली 9 सेगमेंट्स होते हैं, 9 ही होते हैं। तो तब आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला एब्सेंट होता है। तो लेफ्ट लंग में अगर 9 सेगमेंट्स ही होंगे तो याद रखिए मीडियल बेसल सेगमेंट एब्सेंट होता है। मीडियल बेसल जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है। क्यों? मेक सेंस, कॉमन सेंस वाली बात है। जो हार्ट होता है, मैंने आपको मेन वीडियोस में पढ़ाया था पोजीशनिंग ऑफ द हार्ट।
हार्ट जो होता है वो होता है लाइक अ फॉलन कोन। तो हार्ट अपनी बॉडी में कैसे अरेंज्ड होता है? लाइक अ फॉलन कोन। और उसको अकोमोडेट करने के लिए, टू अकोमोडेट दैट हार्ट, ऑफ कोर्स विल बी हैविंग अ नॉच, और उस नॉच को हम कहते हैं कार्डियक नॉच। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा? मीडियल बेसल सेगमेंट एब्सेंट होगा। तो अक्सर ये एब्सेंट होता है, तो इसीलिए लेफ्ट लंग में कितने सेगमेंट्स होंगे? 9। तो 10:9 भी हो सकता है। ओके अब चलिए कुछ और डेप्थ में पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, एपिकल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और ये पोस्टीरियर वाला, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो अपाइको पोस्टीरियर होता है, अपाइको पोस्टीरियर होता है। अब कितने हो जाएंगे सेगमेंट्स यहाँ पर लेफ्ट लंग में? 8 हो जाएंगे। ओ माय गॉड, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, 10:10, 10:9 और 10:8। फाइन। अब अगर मान लो आपको तीनों भी ऑप्शन दिया जाएगा और आपको सेलेक्ट करना होगा कोई एक ऑप्शन, ओके तो याद रखिए द बेस्ट ऑप्शन हियर विल बी 10:9, 10:9, क्योंकि लेफ्ट लंग में याद रखिए सबसे कॉमन होते हैं 9 सेगमेंट्स और फिर 8 होते हैं और बहुत रेयरली होते हैं 10 सेगमेंट्स। तो मोस्ट कॉमनली 9 सेगमेंट्स होते हैं और फिर 8 और फिर 10 सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट नहीं कहा जा सकता है। क्यों? व्हाई? अगर मान लो कि ये वाला एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है और ये वाला दूसरा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, सर यहां पर दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का जो शेप होता है ना, वो पिरामिडल शेप होता है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हमने यहां पर दो सेगमेंट्स ले लिए हैं। अब डेफिनेशन से ही हमको ऑलरेडी पता है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कौन सप्लाई करेगा? टर्शियरी ब्रोंकस। इस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कौन सप्लाई करेगा? टर्शियरी ब्रोंकस। क्लियर? तो ईच एंड एवरी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट विल हैव इंडिविजुअल टर्शियरी ब्रोंकस, अलग अलग टर्शियरी ब्रोंकस सबका होता है। अब ब्लड सप्लाई कौन सी वाली आर्टरी करेगी यहां पर? पल्मोनरी आर्टरी से। तो पल्मोनरी आर्टरी यहां पर ब्लड सप्लाई करेगी और यहां पर भी पल्मोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। ओके मतलब सारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के लिए अपना अपना पल्मोनरी आर्टरी होता है। पल्मोनरी वेन भी होता है क्या सेपरेटली? ना, पल्मोनरी वेन होती है इन बिटवीन द सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के दरमियान में, और ये वेन मल्टीपल सेगमेंट्स को ड्रेन करती हैं। क्लियर? तो पल्मोनरी वेन इंटरसेगमेंटल है। तो एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, every bronchopulmonary segment will have tertiary bronchus and pulmonary artery separately, but pulmonary vein intersegmental होता है सेगमेंट्स के दरमियान में। क्लियर? तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर दैट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट नहीं कहा जा सकता है। क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन हियर इज पल्मोनरी वेन इज इंटरसेगमेंटल, क्योंकि यहां पर वेन नहीं है। वैस्कुलर वाला टर्म यूज करने के लिए आर्टरी भी होनी चाहिए और वेन भी होनी चाहिए, और यहां पर वेन सेगमेंट्स के बीच में है सर। क्लियर? तो इसीलिए हम इसको ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट नहीं कह सकते, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहना पड़ेगा। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लाइक सिंपल सी पॉइंट, लाइक अ वन लाइनर। इन स्टैंडिंग पोजिशन कौन सा वाला सेगमेंट मोस्ट डिपेंडेंट होगा? दैट इज पोस्टीरो बेसल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब ऑफ द राइट लंग, ऑफ कोर्स। ओके इन सुपाइन पोजिशन में कौन सा वाला मोस्ट डिपेंडेंट होगा? सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब ऑफ राइट लंग। तो मोस्ट डिपेंडेंट सेगमेंट जो होता है राइट लंग में ही होता है और लोअर लोब में भी होता है। ठीक है ना? तो आप ये दोनों तो भूल जाइए। ओके डेफिनेटली यही होगा। ओके वेदर इट इज सुपाइन पोजिशन और स्टैंडिंग पोजिशन। तो सुपाइन और स्टैंडिंग पोजिशन दोनों में भी क्या होगा? द मोस्ट डिपेंडेंट वाला जो सेगमेंट होगा राइट लंग में ही होगा और वो लोअर लोब में ही होगा। स्टैंडिंग पोजिशन में याद रखिए पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट होता है, और सुपाइन पोजीशन में याद रखिए सुपीरियर सेगमेंट होता है सर। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। ऑब्वियसली यहां से भी बहुत से ब्रांचेस और आर्टरीज के नाम यहां पर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज कहां से बिगिन होती हैं, इनका ऑरिजिन क्या होगा, फिर ये कैसे ट्रैवल होती है, इनका कोर्स क्या होता है, और फिर फाइनली ये कहां पर सप्लाई करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए वन बाय वन ध्यान से देखते हैं सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द ऑरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज कहां से बिगिन होगी? तो आपको याद रखना होगा एक वर्ड यहां पर, आयोटिक साइनसेस। आयोटिक साइनस। तो कोरोनरी आर्टरीज बिगिन होती हैं आयोटिक साइनस से। याद रखिए एक होता है एंटीरियर आयोटिक साइनस
और फिर 2 पोस्टीरियर आयोटिक साइनसेस होते हैं। अगर ये 2 होंगे तो ऑब्वियसली एक होगा राइट पोस्टीरियर और दूसरा वाला होगा लेफ्ट पोस्टीरियर। क्लियर? एंटीरियर आयोटिक साइनस से बिगिन होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से बिगिन होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड नथिंग फ्रॉम राइट पोस्टीरियर। राइट पोस्टीरियर नॉन कोरोनरी साइनस होता है। बेसिकली ये आयोटिक साइनस होता कहाँ पर है? एसेंडिंग आयोटा के बिगिनिंग में। अगर ये वाला आपका एसेंडिंग आयोटा होगा, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है आयोटिक साइनसेस। तो अगर हम इसको सेक्शन में देखेंगे ऐसे, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एसेंडिंग आयोटा और बिगिनिंग पर होता है एक एंटीरियर आयोटिक साइनस और फिर 2 पोस्टीरियर आयोटिक साइनसेस होते हैं ऐसे। तो एक एंटीरियर होता है और एक राइट पोस्टीरियर होता है और एक लेफ्ट पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर आयोटिक साइनस से बिगिन होगा राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर से बिगिन होगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट पोस्टीरियर से नहीं बिगिन होता है, नथिंग कमिंग फ्रॉम देयर, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? यस, नॉन कोरोनरी साइनस कहा जाता है। क्लियर? अब रिसेंटली आपकी ग्रेज एनाटॉमी में एक अपडेट दिया गया है, जहां पर ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि एंटीरियर होता है और 2 पोस्टीरियर होते हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग दैट वन, ये ऐसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे राइट कोरोनरी आर्टरी बिगिंस फ्रॉम राइट कोरोनरी साइनस एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी साइनस। राइट और लेफ्ट कर दिया गया है। क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वन, सो दे आर यूजिंग द डायरेक्ट टर्म्स ओवर देयर। क्लियर? नाउ वंस यू आर डन विद द बिगिनिंग ऑफ दिस वन, एक बार यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुका है, तो अब हम देखेंगे इनके ब्रांचेस क्या होती हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस क्या होती हैं और वो कैसे ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला होता है असेंडिंग आयोटा और यहाँ से बिगिन होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, ये वाली। तो इन दिस डायग्राम यू आर एबल टू सी दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से बिगिन होती है? एंटीरियर आयोटिक साइनस से बिगिन होती है और यहां से बिगिन होने के बाद राइट कोरोनरी आर्टरी यहां से टर्न होती है इंफीरियर बॉर्डर के पास और ये जाएगी पीछे और यहां जाने के बाद में ये एंड हो जाती है बाय एनास्टोमोसिस विद द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी फ्रॉम अदर साइड। ओके, राइट कोरोनरी आर्टरी एनास्टोमोसिस फॉर्म करेगी किसके साथ में? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ में फ्रॉम द अदर साइड। वो मैं आपको बताऊंगा कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहां से आती है। ओके, अब अगर आपने कोर्स समझ लिया है तो अब हम देखेंगे इसके ब्रांचेस क्या होती हैं। नंबर 1, SA nodal artery और सिंपली नोडल आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी SA नोड को सप्लाई करता है एंड इन 65% ऑफ द पीपल इट विल बी सप्लाइंग टू SA नोड। रिमेनिंग 35% yes of course from the left side. Clear? SA nodal artery is given by right coronary artery in 65% of the population. Next one. अगला ब्रांच जो होगा that is the right conus artery. राइट कोनस आर्टरी ये कोनस वाले पार्ट को सप्लाई करेगा, ये तो नाम से हमको क्लियरली समझ में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द आयोटिक साइनस, ये डायरेक्टली आयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होता है। इंस्टेड ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच ये डायरेक्टली आयोटिक साइनस से आएगा, तो इसीलिए इसको थर्ड कोरोनरी आर्टरी कंसिडर किया जाता है। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम से पूछा गया था कि आउट ऑफ ऑल द ब्रांचेस व्हिच ब्रांच इज कंसिडर्ड एज द थर्ड कोरोनरी आर्टरी? राइट कोनस आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी। क्लियर? आफ्टर दैट इसके बाद में ना यहाँ ध्यान से देखिए, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी के ना एक ब्रांच यहाँ पर होती है जो राइट मार्जिनल ब्रांच हम कहते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी कहते हैं, जो मार्जिन पर होगी। ओके ना, ऑब्वियसली, और इसको हम एक्यूट मार्जिनल आर्टरी भी कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है, दिस वेंट्रिकल विल बी सप्लाइड बाय मेनी आर्टरीज और वो सारे आर्टरीज को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर रामी। ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दे आर प्रेजेंट एंटीरियरली। कहाँ पर होते हैं? आगे। तो राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर रामी। तो ये सारे ब्रांचेस में से एक ब्रांच लार्ज वाली होती है, लॉन्ग वाली होती है, जो मार्जिन पर होती है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है राइट मार्जिनल आर्टरी, या फिर इसी को कहा जाता है एक्यूट मार्जिनल आर्टरी भी कहा जाता है। क्लियर? और फिर फाइनली राइट कोरोनरी आर्टरी जाएगी पीछे, जाने के बाद यहां पर एक ब्रांच दिया जाएगा और ये ब्रांच ऑब्वियसली दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होगा, दोनों वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। और आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो ये कहां पर है? हार्ट के पीछे होगा। सो इसीलिए इसको कंप्लीटली कहा जाता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, PIVA, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहा जाता है। क्लियर? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? नंबर 1, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होगा दैट इज सप्लाइड बाय
PIVA, और जो एंटीरियर वाला पार्ट होगा दैट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी विल बी सप्लाइड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड इसके साथ में याद रखिए एक और पॉइंट यहाँ पर, ये AV नोड को भी सप्लाई करता है, AV नोड को भी सप्लाई करता है। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगेन द सेम थिंग, असेंडिंग aorta at the very beginning, aortic sinus, लेफ्ट पोस्टीरियर aortic sinus, लेफ्ट पोस्टीरियर aortic sinus, वहां से बिगिन होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज शॉर्टर वन, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग। ये लंबी वाली आर्टरी नहीं होती है, शॉर्ट होती है सर, क्योंकि ये इमीडिएटली दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक ब्रांच आप क्लियरली यहां देख सकते हो कि इट्स गोइंग टू टेक अ टर्न एंड गो बैक। इन एनाटॉमी यू नो वेरी वेल, जब आर्टरी टर्न होती है तो उस आर्टरी को हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये वाली आर्टरी होगी आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ही, मैंने आपको कहा था ना 65% ऑफ द पॉपुलेशन में SA नोड विल बी सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, नोडल ब्रांच। What about remaining 35%? 35% the nodal artery is coming from left circumflex artery. And left circumflex artery itself will give rise to one more branch along this margin. एक और ब्रांच दिया जाएगा along the left margin, और इस आर्टरी को हम कहते हैं लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, या फिर इसको हम ऑप्ट्यूज आर्टरी भी कहते हैं। तो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी या फिर ऑप्ट्यूज आर्टरी किसका ब्रांच होता है? ऑफ कोर्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का ही ब्रांच होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, इससे हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का एक और ब्रांच होता है और ये ब्रांच जाएगा नीचे, अगेन द सेम थिंग बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होगा, तो इसीलिए इसको भी कहा जाता है इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओके, अब ये आगे है कि पीछे है? आगे है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी सर, AIVA। और इसी का दूसरा नाम होता है LAD आर्टरी, LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ऑब्वियसली क्योंकि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होगा इसलिए लेफ्ट होगा, आगे है इसलिए एंटीरियर होगा, और फिर ये नीचे जा रही है डिसेंडिंग ब्रांच, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और एक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, अगर ये AIVA है तो यहाँ पर ये वाला जो ब्रांच होगा ना, दिस ब्रांच, इस आर्टरी को कहा जाता है डायगोनल आर्टरी और सिंपली डायगोनल ब्रांच। तो ये वाली आपकी डायगोनल ब्रांच होगी। और आपके एग्जाम में सवाल ये पूछा गया था कि डायगोनल आर्टरी कहाँ पर सप्लाई करती है, किस चेंबर को सप्लाई करती है? तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये राइट वेंट्रिकल होगा और यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, तो इट विल बी सप्लाइंग टू विच वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो डायगोनल आर्टरी किस चेंबर को सप्लाई करेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल को। किसका ब्रांच होगी डायगोनल आर्टरी? इट इज ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का ब्रांच होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्टीरियल सिस्टम बड़े आराम से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है सर। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। लोकेशन ऑफ द हार्ट तो आपको अच्छे से पता है, ये होगा राइट बॉर्डर, ये होगा इंफीरियर बॉर्डर और ये होगा लेफ्ट बॉर्डर। वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट में जो हीरो ऑफ द स्टोरी है वो रहेगा कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। क्योंकि क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल द कार्डियक वेन्स, जितनी भी सारी कार्डियक वेन्स हैं वो सारी कहाँ पर ड्रेन होती हैं सर? कोरोनरी साइनस में ड्रेन होती हैं। मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, देयर इज एन एक्सेप्शन। तो ऑलमोस्ट ऑल मेजॉरिटी ऑफ कार्डियक वेन्स कहाँ पर ड्रेन होते हैं? कोरोनरी साइनस में ड्रेन होते हैं। पहले आप यहाँ पर ना एम्ब्रियोलॉजी वाला एक पॉइंट याद रखिए कि कोरोनरी साइनस डिराइव कहाँ से होता है। तो याद रखिए कि कोरोनरी साइनस इज अ रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसिस। कोरोनरी साइनस विल बी द रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस। ये हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन अवर मेन वीडियोस। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में आपने पढ़ा था होगा कि इट इज अ रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस। क्लियर? अगर ये कोरोनरी साइनस होगा तो मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल द कार्डियक वेन्स इसी में ड्रेन करेंगे। तो यहां पर एक कार्डियक वेन होती है जिसका नाम है ग्रेट कार्डियक वेन, और ग्रेट कार्डियक वेन फाइनली कोरोनरी साइनस में ड्रेन करेगी। ये होती है ग्रेट कार्डियक वेन। और फिर यहां पर होगी एक स्मॉल कार्डियक वेन, और स्मॉल कार्डियक वेन भी क्या होगा? कोरोनरी साइनस में ब्लड ड्रेन करेगी। ये वाली वेन होती है स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। और फाइनली एक और वेन जो आपको याद रखनी होगी, और ये वाली होती है मिडिल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है ना।
तो ग्रेट कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और मिडिल कार्डियक वेन, सारी कार्डियक वेन कहाँ पर ड्रेन होती है? कोरोनरी साइनस में। और कोरोनरी साइनस ब्लड कहाँ पर ड्रेन करता है? ऑब्वियसली राइट एट्रियम में, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑल इम्प्योर ब्लड, जितना भी सारा इम्प्योर ब्लड होता है वो सारा कहाँ पर ड्रेन होता है? राइट एट्रियम में ही ड्रेन होता है। ऑल इम्प्योर ब्लड विल ड्रेन इनटू राइट एट्रियम ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ से भी राइट एट्रियम में ही जाएगा। ये भी सवाल आपके एफएमजी एग्जाम में पूछा गया था। ओके, अब यहाँ एक्सेप्शन ये होता है कि मान लो कि ये वाला आपका राइट एट्रियम होगा, यहाँ पर जस्ट ऐसे मान लो कि यहाँ पर राइट एट्रियम है, तो यहाँ पर 3 से 4 वेन्स होती हैं जो डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन करती है, और इन वेन्स को हम कहते हैं एंटीरियर कार्डियक वेन। क्या कहते हैं? एंटीरियर कार्डियक वेन कहते हैं। तो आप जस्ट एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि ऑल कार्डियक वेन्स विल ड्रेन इनटू कोरोनरी साइनस एक्सेप्ट विच वन? एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पर, अब यहाँ से सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? एक और सवाल यहाँ पर ऐसे होता है कि इन वेन्स के साथ में कौन सी वाली आर्टरी होती है? व्हाट इज द आर्टरी विच इज अकम्पनिंग द वेन? ओके, तो इस वेन्स के साथ में कौन सी वाली आर्टरी होगी? तो अभी अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था आर्टेरियल सिस्टम, वो वाला डायग्राम आप जस्ट इस पर ओवरलैप कर दीजिए। जस्ट इमेजिन आर्टेरियल वाला सिस्टम, इस पर ओवरलैप कर दीजिए। तो ग्रेट कार्डियक वेन के साथ में कौन सी वाली वेन आर्टरीज होगी? एक होगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और फिर दूसरी वाली होगी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है यहाँ पर, और दूसरी वाली यहाँ पर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो टर्न होती है ना ऐसे, तो वो उसके साथ में ही होगी। ओके, सो ये दोनों आर्टरीज होते हैं ग्रेट कार्डियक वेन के साथ में। स्मॉल कार्डियक वेन के साथ में कौन सी वाली आर्टरी होगी यहाँ पर? ऑफ कोर्स द राइट कोरोनरी आर्टरी। ऑफ कोर्स इसके साथ में होगी राइट कोरोनरी आर्टरी। और फिर मैंने आपको बताया था इस मार्जिन पर होती है राइट मार्जिनल आर्टरी। और फिर मिडिल कार्डियक वेन पीछे है, और इसके साथ में होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इन वेन्स के साथ में आपको अकम्पनिंग आर्टरी, जो आर्टरी उसके साथ में होगी, वो याद रखना होगा। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक और आखिरी सवाल मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो कि कोरोनरी साइनस में थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, इस कोरोनरी साइनस में थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली सारी कार्डियक वेन्स इफेक्ट होंगी, वो ड्रेन नहीं कर पाएगी। एक्सेप्ट विच कार्डियक वेन? कौन सी वाली वेन बच जाएगी? ऑफ कोर्स एंटीरियर कार्डियक वेन बच जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में सप्लाई करती है। तो ऑल द कार्डियक वेन्स विल ड्रेन इनटू कोरोनरी साइनस एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन। ये स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है जी? अब हम बढ़ेंगे आगे, और अब हम पढ़ते हैं राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम को हम रिवाइज करेंगे, और यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा आपका एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट भी मैं रिवाइज कर दूंगा यहाँ पर। क्लियर? अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं ना, जो राइट एट्रियम का एंटीरियर वॉल होता है, एंटीरियर वॉल हम कट करेंगे, और उस एंटीरियर वॉल को हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, और उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद में हम राइट एट्रियम के अंदर देखेंगे। क्लियर? तो हम क्या करें, यहाँ पर एंटीरियर वॉल को रिफ्लेक्ट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे। तो आप ऐसे मान लो कि ये वाला होता है आपका सुपीरियर वेना कावा, और फिर यहां पर नीचे होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, और फिर यहां पर होगा आपका इंफीरियर वेना कावा। ये वाला होगा इंफीरियर वेना कावा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एंटीरियर वॉल को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया है यहाँ पर। ओके, कट दैट एंड रिफ्लेक्ट दैट वन, और फिर हम देखेंगे राइट एट्रियम के अंदर। सबसे पहली पॉइंट आपको जो पढ़नी होगी कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों के बीच में यहां पर होता है अ मस्कुलर रिज, एक एलिवेशन होता है, मस्कुलर एलिवेशन होता है, और इसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। और ये क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या करता है, राइट एट्रियम के अंदर एक होता है रफ पार्ट और दूसरा वाला होता है स्मूथ पार्ट। तो रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट को ये सेपरेट करता है। तो रफ पार्ट आपको कहाँ नजर आएगा? ये एंटीरियर वॉल पर नजर आएगा। और यहां पर जितनी भी सारी मसल्स होती हैं वो रफ होती हैं, एंड दे आर अरेंज लाइक द टीथ ऑफ द कोम। जो कोम होती है ना, उसके टीथ की तरह होती है। इसीलिए इन सारे मसल्स को हम कहते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनेटाई। मस्क्यूलाई पेक्टिनेटाई कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है, रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट को सेपरेट करता है। क्लियर? अब अगर ये राइट एट्रियम होगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम कहां पर होता है? पीछे होता है। जस्ट लुक एट माय हैंड्स हियर। अब मेरे हैंड्स को यहां पर देखिए। अगर राइट एट्रियम आगे होगा तो लेफ्ट एट्रियम कहां पर होगा? पीछे। और दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम होता है।
इंटरएट्रियल सेप्टम होता है। तो अगर मैंने इस एंटीरियर वॉल को रिफ्लेक्ट कर दिया तो डायरेक्टली आपको क्या नजर आएगा, इंटरएट्रियल सेप्टम नजर आएगा। क्लियर? तो इस इंटरएट्रियल सेप्टम पर क्या होता है, यहां पर एक ओवल शेप डिप्रेशन होता है। देयर विल बी अ ओवल शेप डिप्रेशन। फाइन। जो डिप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं फोसा, और इसको हम कहते हैं फोसा ओवालिस। और फोसा ओवालिस के ऊपर होता है मार्जिन ऑफ फोसा ओवालिस। मार्जिन ऑफ फोसा ओवालिस जिसको हम कहते हैं लिम्बस फोसा ओवालिस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों फुल फॉर्म हम यहां पर लिखते हैं। FO क्या होता है, फोसा ओवालिस होता है, और जो L मैंने यहां लिखा है वो होता है लिम्बस। इसको हम कहते हैं मार्जिन, मार्जिन भी कहते हैं, मार्जिन ऑफ फोसा ओवालिस। अब यहां पर एम्ब्रियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोसा ओवालिस होता है इसका जो फ्लोर होता है ना, द फ्लोर ऑफ द फोसा ओवालिस, इसका जो फ्लोर होता है वो फॉर्म होता है सेप्टम प्राइमम से। सेप्टम प्राइमम से फॉर्म होता है। और ऊपर जो मार्जिन होती है, ये जो लिम्बस होता है, और ये फॉर्म होता है सेप्टम सिकंडम से। सेप्टम सिकंडम से फॉर्म होता है। इसको एक बार हम यहां पर दोबारा लिखते हैं। यस, जो फ्लोर ऑफ फोसा ओवालिस होता है वो सेप्टम प्राइमम से फॉर्म होता है, और जो लिम्बस होता है वो सेप्टम सिकंडम से फॉर्म होता है। लिम्बस जो होता है वो सेप्टम सिकंडम से फॉर्म होता है। क्लियर? अब एक बार अगर आपने ये सीख लिया है तो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपको सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग नजर आएगा ऑब्वियसली, और ये वाला होगा इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग होगा, और जस्ट इसके पास में होता है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस तो मैंने आपको अभी अभी बताया था वीनस सिस्टम में। ओके, अगर ये ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है तो ऑब्वियसली यहां पर होगा आपका राइट एट्रियम, और यहां पर होगा राइट वेंट्रिकल, और दोनों के दरमियान में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व नाम से ही समझ में आ रहा है कि तीन कस्प होंगे। एक होता है एंटीरियर कस्प, दूसरा होता है पोस्टीरियर, और तीसरा होता है मीडियल वाला जो सेप्टल वाला होता है। तो सेप्टल कस्प मान लो कि ये वाला सेप्टल कस्प है, दिस इज सेप्टल कस्प। ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व सर। और फाइनली यहां पर एक रिड्ज होता है जिसको हम कहते हैं टेंडन ऑफ टोडारो। इसको हम कहते हैं टेंडन ऑफ टोडारो। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। टेंडन ऑफ टोडारो, और फिर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, और फिर सेप्टल कस्प, इन तीनों के बीच में होता है ट्रायंगल। आई रिपीट अगेन, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं सर। टेंडन ऑफ टोडारो, कोरोनरी साइनस और सेप्टल कस्प, इन तीनों के दरमियान में एक ट्रायंगल होता है, और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ कोच, KOCH। और ट्रायंगल ऑफ कोच इज अ लैंडमार्क फॉर, ये किसके लिए सर, यहां पर होता है AV नोड। अच्छा, तो ट्रायंगल ऑफ कोच में क्या होता है, यहां पर AV नोड पाया जाएगा। क्लियर? तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी ट्रायंगल ऑफ कोच के बाउंड्रीज पूछे गए थे। तो ट्रायंगल ऑफ कोच किसके दरमियान में होता है, एक होता है टेंडन ऑफ टोडारो, और दूसरा होता है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, और तीसरा होता है सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। आखिरी पॉइंट यहां पर इस राइट एट्रियम में होता है कि यहां पर एक ना ईयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, लाइक ईयर, और इसको हम कहते हैं ऑरिकल। ऑब्वियसली राइट ऑरिकल होगा ना। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर मान लो कि AV नोड कहां मिलेगा सर, ऑब्वियसली ट्रायंगल ऑफ कोच में मिलेगा। तो सर फिर SA नोड कहां मिलेगा, SA नोड होता है इन द अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर वाले पार्ट में यहां पर आपको SA नोड नजर आएगा। क्लियर? तो ये सारे डिटेल्स आपको पता होना चाहिए राइट एट्रियम वाले टॉपिक में। तो इस तरीके से हमने राइट एट्रियम टॉपिक भी रिवाइज कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर, रिवाइज करते हैं थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि दिस इज द लार्जेस्ट लिम्फैटिक, ऑल द लिम्फ विल बी फाइनली ड्रेन इनटू थोरैसिक डक्ट। यहां पर आपको बस 3 पॉइंट याद रखनी होगी। नंबर 1, थोरैसिक डक्ट बिगिन कहां से होता है, थोरैसिक डक्ट बिगिन होता है फ्रॉम सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली कहां पर होता है, अब्डोमेन में होता है। और आप ऐसे मान लो कि सिस्टर्ना काइली इज लाइक लिम्फैटिक हार्ट ऑफ द लिम्फैटिक, और ये अब्डोमेन में होता है एट द लेवल ऑफ L2, और यहां से थोरैसिक डक्ट बिगिन होता है। अब पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखनी होगी कि थोरैसिक डक्ट डायाफ्राम को क्रॉस करता है। अगर जब वो डायाफ्राम को क्रॉस करता है तो किस ओपनिंग से क्रॉस करता है, अगर आपको याद होगा निमोनिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, VOA,
ए स्टैंड्स फॉर आयोटिक ओपनिंग, और थोरैसिक डक्ट पास होता है आयोटिक ओपनिंग, आयोटिक ओपनिंग के थ्रू पास होता है। और आयोटिक ओपनिंग किस लेवल पर होती है? एट द लेवल ऑफ T12। वॉइस ऑफ अमेरिका हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 8, 10, 12, 8, 10, 12। तो आयोटिक ओपनिंग होती है एट द लेवल ऑफ T12 पर होती है, और वहीं से थोरैसिक डक्ट पास होता है। ओके, और फिर वो ऊपर जाएगा और फिर डिविएट होगा, थोरैसिक डक्ट डिविएट होगा फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। और डिविएट किस लेवल पर होता है? एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रा। और फाइनली आप देख सकते हो कि थोरैसिक डक्ट फाइनली जाकर लिम्फ ड्रेन करेगा, और कहां पर ड्रेन करेगा? एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलार वेन। तो थोरैसिक डक्ट फाइनली लिम्फ कहां पर ड्रेन करेगा? एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलार वेन। और ये किस लेवल पर होगा? दैट विल बी एट द लेवल ऑफ C7, ये C7 के लेवल पर होगा। क्लियर? तो बस आपको ये 3 लैंडमार्क्स याद रखने होंगे। एट द लेवल ऑफ T12 ये डायफ्राम को क्रॉस करेगा, किस ओपनिंग से? आयोटिक ओपनिंग से। एट द लेवल ऑफ T5 पर वो राइट से लेफ्ट डिविएट होगा, और फाइनली थोरैसिक डक्ट कहां पर ड्रेन करेगा? एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलार वेन। लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलार के जंक्शन पर ये फाइनली लिम्फ ड्रेन करेगा। क्लियर? और वो होता है एट द लेवल ऑफ C7। अब मैंने आपको कहा था कि थोरैसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फैटिक, ओके ना, ऑलमोस्ट ऑल द लिम्फ विल ड्रेन इनटू द थोरैसिक डक्ट ओनली। सारा लिम्फ कहां पर ड्रेन होता है सर? थोरैसिक डक्ट में ड्रेन होता है, लेकिन एक्सेप्ट व्हाट? दिस अपर राइट। ओके, तो यहां देखिए राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, हियर राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, दिस पार्ट हियर जो हाईलाइट किया गया ना, ये वाला पार्ट। तो राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, राइट thoracic wall, right upper limb, complete right upper limb here, right side of the lung, as well as the right surface of the heart, as well as convex part of the liver. इन सारे स्ट्रक्चर से lymph ड्रेन होगा, yes, the right lymphatic duct में ड्रेन होगा, not in thoracic duct. From the entire body, complete body से कहाँ पर ड्रेन होगा? thoracic duct में ड्रेन होगा, लेकिन leaving these parts, इन parts को छोड़कर। और यहाँ से कहाँ पर ड्रेन होगा lymph? वो ड्रेन होता है राइट lymphatic duct में ड्रेन होता है। क्लियर? और इसके साथ में ये सारे हाई यील्ड टॉपिक्स हमारी थोरैक्स टॉपिक में हमने रिवाइज कर लिया है सर। ओके, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑल द टॉपिक्स इन थोरैक्स हैज बीन रिवाइज्ड। हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बहुत सारे PYQs भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए सर। होप ये आपको हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।